बात करते हैं महाजनपद के बारे में कि टोटल कितने महाजनपद थे और उनकी कैपिटल क्या थी। और जो सबसे पावरफुल शक्तिशाली महाजनपद था मगध, उस पे कितनी डायनेस्टियों ने रूल किया। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते जो छोटे जनपद हुआ करते थे, अब वो महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए, जो ये 16 महाजनपद हैं, तो इनकी जो कैपिटल हैं, ये एग्जाम्स में पूछता है, दे देता है एक तरफ महाजनपद का नाम और दूसरी तरफ उनकी कैपिटल का नाम, तो इसमें मिलाने के लिए देता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है 16 महाजनपद। पहला है अंग। अंग की जो कैपिटल है राजधानी चंपा। अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पैठन या पोतन। तीसरा महाजनपद है आवंती। इसकी 2 कैपिटल हैं, एक उत्तरी आवंती की उज्जैनी, दूसरी दक्षिणी आवंती की महिष्मती। चौथा महाजनपद है गंधार। गंधार की कैपिटल तक्षशिला या पुष्कलावती। 5वां महाजनपद है कंबोज। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। 6ठा महाजनपद है मगध। इसकी राजधानी गिरब्रज या राजगृह। 7वां महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। वज्र, वज्र की राजधानी थी वैशाली। 9वां महाजनपद है चेदी। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती या सोथिवती। 10वां महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। 11वां महाजनपद कोसल। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। 12वां महाजनपद कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 13वां महाजनपद था मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा या पावा। इसकी भी 2 कैपिटल। 14वां महाजनपद था पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिछन उत्तरी पंचाल की राजधानी थी और कंपिल्य जो थी यह दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी। 15वां महाजनपद था सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। 16वां महाजनपद था वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो ये 16 महाजनपद हैं। इनकी राजधानी और ये महाजनपद मिलाने के लिए देता है, तो इनको याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए, वैसे तो जनपदों और महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि राज्य का मुखिया राजा होता है और आगे चल करके राजा उसका बेटा बनता है, यानी पद अनुवांशिक होता है। लेकिन बुद्ध के समय 10 ऐसे जनपद या महाजनपद थे जहाँ पर गणराज्य व्यवस्था थी। गणराज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि राज्य का जो मुखिया होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को गणराज्य व्यवस्था कहते हैं। तो ये 10 जो गणराज्य थे बुद्ध के समय, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिये, कपिलवस्तु के शाक्य, पिपलवन के मौर्य, अलकप्प के बुल, केशपुत्र के कलाम, सुमसुमारगिर के भग्ग। तो ये 10 गणराज्य हैं जो बुद्ध के समय प्रिविलेंट थे। देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली पावरफुल महाजनपद हुआ करता था तो वो था मगध। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। तो इस मगध पे कितनी डायनेस्टियों ने रूल किया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मगध पे आती है हर्यक डायनेस्टी यानी हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार द्वारा की जाती है और यह 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक ये मगध पर राज्य करते हैं। बिंबसार के बाद उसका पुत्र आता है अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र आता है उदयन। उदयन के बाद फिर आता है नागदशक।
नागदशक जो होता है यह हर्यक वंश का अंतिम शासक रहता है और इस नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना करता है। यानी शिशुनाग द्वारा नाग वंश की स्थापना की जाती है और यह वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक ये मगध पर शासन करते हैं। शिशुनाग के बाद मगध पे जो राजा बनते हैं वो कालाशोक, और कालाशोक के बाद आते हैं महानंदिन। महानंदिन जो होते हैं ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है और महानंदिन की हत्या महापद्मनंद द्वारा कर दी जाती है और नंद वंश की स्थापना हो जाती है। यानी महानंदिन की हत्या करके महापद्मनंद द्वारा मगध पे नंद वंश की स्थापना की जाती है। तो यह जो नंद वंश है यह 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक ये मगध पे राज्य करते हैं। उसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। घनानंद जो है यह नंद वंश का अंतिम शासक होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य की हेल्प से इसकी हत्या कर दी जाती है और मगध पे फिर आ जाता है मौर्य वंश। और मौर्य वंश